प्यारे बच्चों कैसे हो। आज जो हैं हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान बायोलॉजी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो है कक्षा 12 का जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला टॉपिक है हमारा, ठीक है ना। हमने सीबीएसई वालों के लिए अलग से इंग्लिश मीडियम में सिलेबस चला रखा है। ये आरबीएसई वालों के लिए, जो आरबीएसई राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड वालों बच्चों के लिए हिंदी मीडियम स्टार्ट किया है। काफ़ी बच्चों के मैसेज आए थे, सर हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ाओ, सर हिंदी मीडियम वालों। तो हमने लोग उनकी डिमांड पर हमने हिंदी मीडियम वालों के भी बैच स्टार्ट कर लिए। कंप्लीट बायोलॉजी का कोर्स होने वाला है, पूरा कोर्स होने वाला है। बस टाइम फिक्स नहीं है, डे फिक्स नहीं है, कौन कौन से दिन क्लास होगी, लेकिन क्लास आएगी जरूर, सिलेबस कंप्लीटली पूरा होने वाला है। तो आज जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हमारा टाइम फिक्स नहीं है किस टाइम पे आएगा। और हाँ आएगा डेली है, हाँ पर कभी डेली भी नहीं भी आए ये भी जरूरी नहीं, पर कंप्लीट कोर्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो जीव विज्ञान विषय है, आपकी कक्षा 12 का जो विषय जीव विज्ञान है, उसका जो इकाई 7 जो आपकी जो दे रखी है ना, इकाई 7 अनुवांशिकी तथा विकास, उसका अंतर्गत जो आने वाला अध्याय है आपका, जो न्यू बुक का अध्याय जो 4 है, एनसीईआरटी का जो अध्याय 4 है, वंशागतिता तथा विविधता के सिद्धांत, जो एनसीईआरटी की जो न्यू बुक आई है उसके अंदर जो अध्याय 4 है, वंशागतिता तथा विविधता के सिद्धांत, वो वाला डिस्कस करने वाले हैं आज। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। आरबीएसई के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं, सीबीएसई के अकॉर्डिंग नहीं। सीबीएसई और आरबीएसई में बुक एनसीईआरटी के होने से कुछ नहीं होता, उनका परीक्षा पैटर्न अलग है, इनका अलग है। तो आरबीएसई का परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें उसकी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम इस बुक का डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखो हमारी जो कक्षा 12 का जो जीव विज्ञान है, इसमें अनुवांशिकी वाला जो अध्याय है उसको समझने से पहले देखो एक छोटी सी चीज़ में समझना, एक छोटी सी जो जीव विज्ञान अनुवांशिकी, पहले जो आपकी जो इकाई है ना अनुवांशिकी, इकाई 7 अनुवांशिकी, इस अनुवांशिकी का मतलब क्या है वो समझना आप। ये अनुवांशिकी शब्द क्या है, ये अनुवांशिक शब्द तो जो है ना बैटसन ने दिया था। किसने दिया था? बैटसन ने दिया था। और उस अनुवांशिकी का मतलब ये होता है कि लक्षणों की वंशानुगति और विविधता का अध्ययन, है ना। तो वंशागतिता का विविधता, इन दोनों का अध्ययन ही तो अनुवांशिकी है। तो अगर आप अपन कह दे अध्याय 4 के अंदर अनुवांशिकी के सिद्धांतों का अध्ययन कर दे, या वंशागतिकता विविधता के सिद्धांतों की बात करें का अध्ययन, बात एक ही है। जो अनुवांशिकी का जो पिता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। देखो अनुवांशिकी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, आपने क्लास 10th के अंदर, देखो क्लास 10th में आपने इस प्रकार का जो है ना एक आपने पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं एक जीन की वंशागति या एकल संकर संकरण, उसमें आपने पढ़ा होगा, सुनना। जो आपने कक्षा 10 के अंदर क्या पढ़ा था, कक्षा 10 पेन ले लेते हैं सोच, आपने कक्षा 10 के अंदर पढ़ा था कि एक कोई प्लांट है, उसके अंदर जो जीन है, उसके अंदर जीन है वो कैपिटल टी है, और ये लंबा पौधा है। कैसा है पादप? लंबा है। और दूसरा जो है स्मॉल टी है, ये बोना है। क्या है? बोना है। इसमें से इसके जो गैमेट्स बने कैपिटल टी 2 बने थे, फिर हमने दो अलग अलग नहीं लिखे, फिर दोनों की जगह पर हमने क्या किया, ओनली एक कैपिटल टी लिखा था, क्योंकि दोनों एक जैसे गैमेट है। फिर इसमें एक स्मॉल टी लिखा, फिर क्रॉस कराया, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बना, फिर इनका जो वापस स्वपरागन कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे युग्मक बने कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इससे भी 2 बने कैपिटल टी और स्मॉल टी। कुछ इस प्रकार का पढ़ा, याद आ रहा है क्या आपको? कुछ इस प्रकार का हमने 11th में पढ़ा था। फिर इसके साथ इसका फ्यूजन हुआ, इसके साथ फिर कैपिटल टी बना, कुछ पढ़ा था। ये दो ये चारों फ्यूजन बनकर चारों ये आने वाले हैं, कुछ ऐसा पढ़ा था, याद आ रहा है क्या? आपने 10th क्लास में पढ़ा था। तो ये सारे इससे, उसके बाद फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। ये यहाँ तो वापस पढ़ने वाले ही हैं डिटेल में, लेकिन अब जो है इसकी डिटेल है, ये कक्षा 10 में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसकी डिटेल पढ़नी है। हमें क्या पढ़नी है? इसको डिटेल में पढ़ना है। वहाँ तो हमने इंट्रोडक्टरी नॉलेज लिया था, यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। तो देखो ये सारा सिद्धांत किसने दिया था, कैसे दिया था, सुनना। ये इसमें यहाँ भी चलो लिख ही देता हूँ। यहाँ जो है ना कैपिटल टी बना था कक्षा 10 में, कैपिटल टी, फिर इसका फ्यूजन इससे हुआ था, तब बना था कैपिटल टी स्मॉल टी का फ्यूजन इससे हुआ था, तो कैपिटल टी, और स्मॉल टी का फ्यूजन स्मॉल टी से हुआ तो स्मॉल टी। तो एक तो ये बोना, एक पौधा बोना बना। कैसा बना? बोना। और ये जो 3 है ना, 3 ये तीनों लंबा, लेकिन 3 में से जो ये 2 है ना, देखो पेन इंक चेंज करता हूँ थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। इन 2 में से ये दोनों संकर लंबे है। कैसे हैं? संकर लंबा है। कैसे हैं? शुद्ध लंबा नहीं है, संकर लंबे है दोनों। एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बोना और 2 संकर लंबे, ऐसा कुछ रिजल्ट हमें मिला था। वहां पर हमने, आपको याद हो तो क्लास के अंदर हमने 10th क्लास के अंदर हमने एक रिजल्ट भी देखा था,
क्या देखा था 1:2:1, और एक ये भी देखा था 3:1, 3 लंबे और एक बोना, 1 प्योर 2 संकर और 1 वापस प्योर बोना, 1 प्योर लंबा 2 संकर बोना, सॉरी 2 संकर लंबा और एक प्योर बोना। ये ऐसा कुछ कक्षा 10 में देखा था हम लोगों ने, याद आया क्या आपको? ये कक्षा 10 का है, ये कक्षा 10 में इतना सही देखा था अगर आपको याद हो। अब देखो ये सारा देने वाले कौन है? ये सारा कुछ बताने वाले हैं हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। 1822 यानी 1822 में, 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया के अंदर ब्रूम शहर है, वहाँ पर जाके इनका जो जन्म हुआ था। और ये एक चर्च के अंदर पादरी थे। क्या थे? चर्च में पादरी। एक कक्षा 10 में हम पढ़ चुके हैं। और इन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत और नियमों की खोज की है। इन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए, इसलिए इनको आनुवंशिकता का जनक कहते हैं या पिता कहते हैं। अब सुनो, एक्चुअली में क्या था कि ये कोई साइंटिस्ट तो नहीं थे, साइंटिस्ट तो थे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या था? चर्च में पादरी थे, पुजारी थे, और उस चर्च में जो गार्डन था उस गार्डन में इन्होंने अपना सारा काम किया। और 1865-64 में जब पूरा काम कंप्लीट हो गया, उस तो पूरा काम का रिकॉर्ड रखा इन्होंने, अपने पूरे काम का रिकॉर्ड रखा और सारे नियम उसकी कैलकुलेशन की। देखो इन्होंने क्या किया? प्रायिकता का बहुत उपयोग किया। प्रायिकता, ध्यान रखना, इनके जो पूरे के पूरे जो नियम है ना, जितने भी दिए सब में प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता का बहुत यूज किया। इनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, गणित का इनका बैकग्राउंड था, इसलिए इनको आराम से कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि मेंडल ही ऐसा फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कि ये सारा काम किया हो। मेंडल से पहले भी बहुत सारे पर्सन ऐसा है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने काम किया। इवन मेंडल जैसे प्लांट के ऊपर भी काम किया, लेकिन उन्होंने या तो क्या किया, या तो उन्होंने उस चीज का रिकॉर्ड ही नहीं रखा, जो काम किया ना उस काम का प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा, या फिर जो है उन्होंने एक साथ बहुत सारे लक्षणों को लेके कैलकुलेशन कर दी, एक साथ बहुत सारे लक्षणों को लेके कैलकुलेशन की, तो उनका रिजल्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना जटिल हो गया कि उनको खुद को ही समझ में नहीं आने लगा और दूसरों को भी समझने में बहुत प्रॉब्लम आई। इसलिए उनका किसी का भी वर्क जो है इतनी मान्यता उनके वर्क को नहीं मिली। लेकिन मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने सबसे पहले, मेंडल क्यों सफल हुआ? मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले जो इनसे पहले जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं ना, उनका स्टडी किया पूरा कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की, वो मिस्टेक इन्होंने नहीं की। इसने जो भी काम किया, मेंडल ने जो भी काम किया, उन सबका रिकॉर्ड रखा, प्रॉपर रिकॉर्ड रखा इनके पास, ठीक है। और प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का तो यूज किया ही किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? एक बार में एक लक्षण का, उन्होंने क्या किया? एक बार में बहुत सारे लक्षणों का अध्ययन कर लिया। इन्होंने एक बार में एक लक्षण का ही अध्ययन किया मेंडल ने, ठीक है। दूसरी बार में दूसरे लक्षण का, फिर 2 लक्षण को साथ, एक लक्षण का अध्ययन एकल संकर संकरण और 2 लक्षण द्विसंकर संकरण का अध्ययन किया इन्होंने, इसलिए मेंडल को सफलता मिली। बात समझ में आ रही है आपको? इसके अलावा ऐसा भी है, मेंडल को ने उद्यान मटर पर काम किया। पाइसम सैटाइवम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पाइसम सैटाइवम। भाई ये आप कक्षा 12 में है, आपको याद करना ही है, पाइसम सैटाइवम आपको तो याद करना ही है बेटा, पाइसम सैटाइवम, है ना। देखो अंडरलाइन करनी भी बहुत जरूरी है, आपको पता है ना, वैज्ञानिक नाम को अंडरलाइन करते हैं। भाई टाइप करते हैं तो तिरछा लिखते हैं, कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने। और अगर आप हैंड रिटन लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो उसको अंडरलाइन करते हैं कि वैज्ञानिक नाम है। चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में ये नाम चेंज नहीं होता। पाइसम सैटाइवम, फ्रेंच में चले जाओ, चाइनीज में चले जाओ, हिंदी में चले जाओ, इंग्लिश में चले जाओ, सब जगह पाइसम सैटाइवम ही रहने वाला है, ठीक है ना। तो उद्यान मटर के ऊपर इन्होंने काम किया और उद्यान मटर के ऊपर जो है मेंडल को बहुत ही कम समय में रिजल्ट मिल जाता था मेंडल को। और उन्होंने ऐसे, दूसरे साइंटिस्ट ने ऐसे प्लांट चूज के लिए जिनके रिजल्ट के लिए उनको वर्षों इंतजार करना पड़ता था। तो मेंडल भाई ये तो क्या बहुत ही कम टाइम में रिजल्ट देता है। एनुअल प्लांट है, वार्षिक प्लांट है, 1 साल में, है ना। तो इनका तो 4 से 5 महीने में रिजल्ट भी मिल जाता है, ठीक। तो बहुत जल्दी, अच्छा बीज इतने ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, फूल बीज की रिजल्ट आराम से जो है कैलकुलेशन की जा सकती है। तो जो उनके पास रिजल्ट लेने के लिए जो प्रोडक्ट वो भी बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि बीज और फूल इस पर मटर के पात्र में बहुत ज़्यादा होते थे, इसलिए भी मेंडल को सफलता मिली। बात समझ। तो दूसरे वैज्ञानिकों ने वही काम किया, मेंडल ने वही काम किया, लेकिन मेंडल को सफलता मिल गई। उसके पीछे ये रीजन रहे हैं, ठीक है। अपने इतना ही काम का था जितना। अब अपना जो मेन इंपॉर्टेंट है, मेंडल ने जो अपना कंप्लीट काम किया ना। अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखना, चलो एक इतनी सी इंफॉर्मेशन और सुन लो। ऐसा नहीं कि मेंडल ने सबसे पहली बार ही मटर के पौधे पे काम किया और उनको सफलता मिल गई, नहीं। मेंडल ने मटर के पौधे से भी पहले दूसरों और भी प्लांट पे, एनिमल पे, हनी बी पे भी काम किया, माउस पे भी काम किया, मधुमक्खी पे भी काम किया, चूहे पे भी काम किया, है ना। लेकिन बाद में मटर के पादप पे काम किया और इन्होंने 7 साल तक काम किया। मटर के पादप के जो शुरुआत में 35 लक्षण सेलेक्ट किए थे,
फिर 2 साल लगे 35 लक्षण को नोट किया, 2 साल लगेगी उस 35 में से किस किस लक्षणों का इसको अध्ययन करना है, फिर 35 में से 7 लक्षण निकाले और फिर मेंडल ने जो है उन 7 लक्षणों की स्टडी करके अपने सारे सिद्धांत पर नियम दिए। तो उन 7 लक्षणों के आधार पर जो मेंडल ने जो भी है 1864 तक अपना काम कंप्लीट किया और 1865 के अंदर ब्रून के अंदर एक नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी। क्या नाम था? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ब्रून के अंदर थी। उस नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में 1865 में अपने सारा वर्क उनके सामने रख दिया कि भाई ये मेरा कंप्लीट वर्क है। तो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने क्या किया? पादप संकरण के प्रयोग इस हेडिंग से जो 1866 में इनकी मेंडल के सारे नियमों जो भी सिद्धांत मेंडल ने दिए थे सबको प्रकाशित करवा दिया, सबको प्रकाशित करवा दिया। ठीक है, लेकिन अब मेंडल का बैड लक स्टार्ट हो जाता है, बुरा समय स्टार्ट हो जाता है कि मेंडल ने 1866 में सारा काम तो पब्लिश हो गया, प्रकाशित हो गया। 1865 में सारा काम जो नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सामने मेंडल ने रख दिया, लेकिन अब जो है मेंडल के वर्क के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया वर्क के ऊपर किसी ने भी ध्यान? उसका रीज़न क्या था? उस समय जो है जब मेंडल ने 1865 के अंदर जो अपनी थ्योरी रखी थी और 66 में वो प्रकाशित हुई, उससे पहले ही 1859 में कब 1859 में डार्विन की प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत आ गया था। डार्विन का प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत आया हुआ था और आप लोगों को पता है कि डार्विन ने जो प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत दिया उसमें बताया, डार्विन ने ये भी बताया कि जो जीव हैं पहले से उपस्थित जीवों से बनते हैं। जो नए जीव हैं, पुराने जो जीव उपस्थित हैं, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से न्यू लाइफ आती है, यानी कि पहले से जो उपस्थित जीव है उनसे ही नए जीव बनते हैं। ये कहा था डार्विन ने। डार्विन वेलेस थ्योरी आई थी, नहीं, डार्विन का प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत आया था, उसमें ये बताया गया था। जबकि उससे पहले क्या माना जाता था कि भगवान ने बनाया है ना। उससे पहले बताया कि सब जीवों को भगवान ने बनाया, और डार्विन कहना नहीं, भगवान ने नहीं, पहले से उपस्थित जीवों से नए जीव आए, है ना। तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, कंट्रोवर्सी बन गई। क्या बन गई? विवाद बन गया, विवाद बन रहा। तो सारे वैज्ञानिक जो है डार्विन के नियमों के ऊपर अध्ययन करने में लग गए, डार्विन के नियमों को वापस साबित करने में लग गए, उनको प्रूव करने में लगे हुए थे। तो उस दौरान, और मेंडल कोई बहुत बड़े साइंटिस्ट थे नहीं, तो किसी ने मेंडल के काम के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेंडल का काम, इतना इंपॉर्टेंट काम मेंडल का एज इट इज रह गया, उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं था। और धीरे धीरे 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। तब तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब जो है मेंडल के काम 1865 में गया, उसके 35 साल बाद, और मृत्यु 84 में उसके 16 साल बाद कर, है ना। तो मेंडल के वर्क कंप्लीट होने के 35 साल बाद सन 1900 में 3 साइंटिस्ट, कितने? 3 साइंटिस्ट, वन इज ह्यूगो डी वृज, पॉल कोरेंस एंड एरिक वॉन शेरमर्ग। मैंने फोटो भी दी तीनों की, है ना, तीनों की फोटो है। इन तीनों ने जो है अलग अलग काम करते हुए मेंडल जैसा ही काम किया और सब कुछ वैसे ही सिद्धांत दिए। और जब ये प्रकाशित करने पहुंचे अपने काम, तो देखा कि ये काम तो मेंडल ने पहले ही प्रकाशित कर दिया। ये काम तो मेंडल ने पहले ही प्रकाशित कर दिया। जब मेंडल ने पहले ही प्रकाशित कर दिया तो फिर जो है मेंडल को मेंडल के काम का श्रेय मिला। और फिर जो इनको मेंडल को आनुवांशिकी का जनक, क्या बोला? आनुवांशिकी का जनक बोला मेंडल ने, मेंडल को बोला गया। बोलो, आया क्या समझ में? अरे आया क्या समझ में? नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ब्रून याद रखना है, पादप संकरण के प्रयोग शब्द याद रखना है, 1865 1866 शब्द याद रखने हैं, दोनों वर्ड याद रखने हैं, तीनों वैज्ञानिक ह्यूगो डी वृज, पॉल कोरेंस, एरिक वॉन शेरमर्ग को याद रखना है। मेंडल को ही सफलता क्यों मिली ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। तो इन मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे के 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों का चयन किया। अब देखो, लक्षण और विप्रियासी, विप्रियासी मतलब विकल्पी, विप्रियासी मतलब विकल्पी, यहाँ से समझना। विप्रियासी लक्षण क्या और विप्रियासी लक्षण क्या, दोनों में अंतर भी आप समझना। पर हाँ, ये जरूर था मेंडल ने जो 7 जोड़ी लक्षण चूज किए ना, सौभाग्य से वो उनमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही प्रकार के लक्षण थे, ठीक है ना। उसमें प्रभावी व अप्रभावी दोनों ही प्रकार के लक्षण थे। हम आगे पढ़ेंगे कोई लक्षण प्रभावी है तो क्यों होता है, अप्रभावी तो क्यों होता है। अभी सुनो, मेंडल ने कौन कौन से 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। पहले लिया था तने की ऊंचाई। देखो, सबसे पहले पादप देखा तो मेंडल ने देखा 2 प्रकार के पादप, एक ऊंचा लंबा है, एक दूसरा बोना है। एक लंबा है और दूसरा बोना है। जब एक तो मेंडल ने देखा ठीक है लंबाई का लक्षण ले लेते हैं, है ना। और ये हमेशा लंबों के बच्चे लंबे ही हो रहे हैं, लंबे के पादप के जो बीज वापस अंकुरित करने पर लंबा ही हो रहा है, बोना के बीज अंकुरित करने पर बोने ही पादप आ रहे हैं। तो मेंडल ने कहा चलो ठीक है, पहला लक्षण ले लिया लंबाई का लक्षण।
ठीक है। बाद में जो बाकी जो एक लक्षण तो लिया लंबाई का, बाकी सब फूल से रिलेटेड लिए, पुष्प से रिलेटेड लक्षण लिए। तो देखो जो हमारा शरीर या पादप का शरीर जो है वो दो भागों में बढ़ता है। जो शरीर है या जो बॉडी है उसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों के अंदर बांटते हैं। कौन कौन से दो भाग? देखो, एक तो कायिक और दूसरा जननिक या आनुवांशिक। जननिक या आनुवांशिक। देखो कायिक का मतलब ये है कि आपके शरीर मतलब पुष्प के अलावा जो भी इसके शरीर का भाग है वो सारे कायिक में आएगा। तो लंबाई कौन से? पुष्प की थोड़ी देख रहे हैं, पादप के शरीर की देख रहे हैं, तो लंबाई वाला लक्षण कैसा? कायिक लक्षण। बाकी सारे पुष्प के अंदर के लक्षण देख रहे हैं कि पुष्प कैसा है, पुष्प के अंदर फल कैसे लग रहे हैं। तो पुष्प के अंदर वाले जितने भी है आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे, जननिक लक्षण कहलाएंगे, आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आनुवांशिक लक्षण कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? बाकी को सबको क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण कहेंगे या जननिक लक्षण कहेंगे। तो सुनना, सबसे पहले तो देखा पादप लंबा है और बोना है, तो लंबाई का लक्षण ले लिया है ना, तने की लंबाई है ना। उसके बाद लंबा और बोना ले लिया। उसके बाद की बात करें फिर पुष्प, लंबाई खत्म हुई, फिर उसने पुष्प देखा, फूल देखा कि भाई फूल के अंदर क्या स्थिति है। फूल पेन कलर इंक चेंज करते थोड़ा मजा आएगा। हाँ, फिर उन्होंने क्या किया? पुष्प देखा। पुष्प के अंदर क्या हो रहा है उन्होंने देखा। एक तो जो पादप, देखो समझना, मैं आपको यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ये वाला डायग्राम देखो, इसको ध्यान से देखो। इसको इसमें क्या है, ये जो ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखोगे एक चीज़ आपको सर ये तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ उसको थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, इसको है ना। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे ये टहनी है, इस टहनी का जो ये एंड पॉइंट है ना, एंड पॉइंट यहाँ पर ये फूल लगा हुआ है, एंड पॉइंट पे ही लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? एंड पॉइंट पे। और इसके आसपास फिर दूसरी ओर टहनियाँ, मतलब जो टहनी जहाँ एंड हो रही है वहाँ फूल लग गया, जहाँ टहनी खत्म हो रही है वहाँ फूल लगा हुआ है। ऐसे फूल को क्या बोलते हैं? अक्षीय। क्या बोलते हैं? एक्सीय। लेकिन दूसरी इधर आप ध्यान से देखोगे, इस कंडीशन को ध्यान से देखोगे तो ये निकल रही है, उसके ऊपर ये लीफ है, ठीक है। इसके साइड में जो निकल रही है शाखा, इस शाखा पे फूल है, इस शाखा पर फूल है। ये जो साइड में निकल रही है इस शाखा के ऊपर फूल है, ठीक है। मतलब ये है कि एक में तो लास्ट में एंड पर है, जैसे लास्ट में एंड पर अगर है, एंड पर फूल हैं तो इसे बोलेंगे अक्षीय, और एंड पर पत्ती हैं, ठीक है, और इस एंड से नीचे वाली टहनी पर फूल हैं तो इसे बोलेंगे कक्षीय। बात समझ में आ रही है? जहाँ टहनी एंड हो रही है, खत्म हो रही है, वहाँ पर फूल है तो अक्षीय, और खत्म हो रही है उससे जस्ट नीचे है तो वहाँ पर है कक्षीय। तो इन्होंने देखा कि दो प्रकार के फूल मिल रहे हैं। कुछ तो पादप में जो है टहनी एंड हो रही है वहाँ फूल मिल रहे हैं, और कुछ पादप में जो टहनी एंड हो रही है वहाँ नहीं, वहाँ तो पत्तियाँ मिल रही है, उसके नीचे फूल मिल रहे हैं। तो उसने कह दिया हाँ ये सही है, ये वाला लक्षण भी उन्होंने सेलेक्ट कर दिया, अक्षीय और कक्षीय, अक्षीय और कक्षीय। बात समझ में आई क्या? फिर फूल की स्थिति देखने के बाद अब फूल का उन्होंने क्या देखा कि यार पादपों में तो दो प्रकार के फूल के कलर भी मिल रहे हैं। कितने? दो प्रकार के कलर भी मिल रहे हैं, ये बैंगनी और ये व्हाइट, बैंगनी और व्हाइट दो प्रकार के कलर ही मिल रहे हैं। तो उन्होंने ये कलर वाला भी ले लिया, क्योंकि सब पादपों में मतलब कुछ पादप बैंगनी है तो कुछ व्हाइट है, हमेशा ही ऐसे ही हो रहा है, बैंगनी वाले बैंगनी रह रहे हैं, व्हाइट वाले व्हाइट ही आ रहे हैं, है ना। और उनमें वापस बैंगनी व्हाइट मिल रहे, तो उन्होंने ये कलेक्टर भी सेलेक्ट कर दिया, ये लक्षण भी सेलेक्ट कर दिया। तो देखना वापस एक मिनट, जो आपको इधर बता नहीं तने, जो इधर बता तने की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, ये सारे लक्षण है। क्या है? लक्षण। और जो प्रभावी, जो बता रहे तने की लंबाई, लंबा बोना, ये दोनों लंबा बोना एक दूसरे के विकल्प है ना, या तो लंबा होगा या बोना होगा, लंबा होगा या बोना होगा। तो ये दोनों कैसे हैं? विप्रेयसी लक्षण। कैसे हैं? ये एक जोड़ी विप्रेयसी लक्षण है। कैसे हैं? लंबा और बोना एक दूसरे के विकल्पी लक्षण है, विप्रेयसी लक्षण है, और लंबाई जो है लक्षण है। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? अगर बात समझ में आई गई हो तो लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, है ना। और फिर पुष्प की स्थिति भी देख ली इसने, कहा उससे हो गया। तो पुष्प की स्थिति क्या है? लक्षण। और जो कक्षीय और अक्षीय स्थिति है ये दोनों क्या हो गया? विप्रेयसी लक्षण। फिर पुष्प का रंग, ये तो लक्षण हो गया। तो बैंगनी रंग और सफेद रंग एक दूसरे का विकल्प ही है, तो दो ही रंग होंगे, या तो ये होगा, एक दूसरे का विकल्प यही है, तो ये दोनों एक कैसे हो गए? विप्रेयसी लक्षण, ठीक है। उसके बाद आगे का देखे, सबसे पहले लंबाई देख ली, फिर पुष्प की स्थिति देख ली, फिर पुष्प का रंग देख लिया। अब देखो पुष्प से क्या बनी? फल बना, फल मतलब फली बनी मटर की। तो उस फली का रंग कैसा है? हरा है या पीला है? हरा है या पीला है, ठीक है। तो फली का रंग देख लिया। अब फली का रंग का भी उन्होंने कैरेक्टर सेलेक्ट कर दिया मेंडल ने, ठीक है। फिर अब फली का रंग देखने के बाद अब देखो फली फूली हुई है या पिचकी हुई है। तो फूली हुई है तो फली की आकृति देख ली कि भाई फूली हुई फली है या चिपकी हुई है ना, वो देख लिया।
फली का रंग देख लिया, फली की आकृति देख ली, ये भी मेंडल ने लक्षण सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फली को खोला तो अंदर से निकला बीज, तब बीज निकला तो बीज का सबसे पहले रंग देख लिया, बीज कैसा है, कुछ में तो येलो निकल रहा है यानी पीला निकल रहा है और कुछ में हरा निकल रहा है, तो पीला और हरा ये भी लक्षण मेंडल ने सिलेक्ट कर दिया। जो फली का बीज का रंग था वो भी मेंडल ने सिलेक्ट कर दिया। अगला कैरेक्टर ये, फिर बीज, उसके बाद में रंग देखने के बाद देखा कि यार कुछ बीज तो गोल निकले, कुछ फलियों में बीज कैसे निकल रहे हैं, झुर्रीदार, तो ये लक्षण भी सिलेक्ट कर दिया। तो जिस पादप में कुछ पादपों में गोल निकल रहा है, कुछ में झुर्रीदार निकल रहे हैं, तो मेंडल ने क्या किया, 7 जोड़ी लक्षण ले लिए। देखो सबसे पहले लंबाई का लक्षण लिया, फिर पुष्प की स्थिति, फिर पुष्प का रंग, लंबाई का एक, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, ये सारा अनुवांशिक है। फिर पुष्प का रंग के बाद में पुष्प बनी फली, तो फली का रंग, फली का रंग के बाद फली की आकृति, फिर फली को खोला तो अंदर से निकले बीज, तो बीज की आकृति और बीज का रंग ये भी देख लिया मेंडल ने। और ये क्या 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण या 7 लक्षण जो है मेंडल ने लेके इसके ऊपर मेंडल ने अपना अध्ययन किया। बोलो आया क्या समझ में? अरे आया हो तो कमेंट कर दे यार, आया हो तो कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। अब समझना कि मेंडल ने जो ये संकरण कराया ना, संकरण की विधि क्या थी। मेंडल ने जो ये संकरण करवाया ना, ये कौन सी विधि से संकरण करवाया। देखो ये तो नोट्स में आप लोगों के लिखने के लिए लाया हूँ, मैं आपको इसको समझाता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर, बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाता हूँ मैं आपको। देखो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इस डायग्राम, अंग्रेजी पे मत जाओ, मैं हिंदी बता दूंगा, सारी सबकी हिंदी बता दूंगा मैं, हिंदी में किसको क्या कहते हैं। आप सिर्फ इस डायग्राम को ध्यान से देखना। ये मटर के पादप का फूल है ना, किसके, मटर के पादप का फूल है, और मटर के पादप का फूल है, इसमें देखना। अब इसका आकार कैसा है, तितली आकार कैसा है, तितली आकार है, ये आराम से बंद टाइप का है। क्लिस्टोगैमस वर्ड यूज होता है इसके, इस प्रकार के आकार के फूलों को क्लिस्टोगैमस वर्ड यूज होता है। क्लिस्टोगैमस फैमिली से में ऐसे होता है, इसको क्लिस्टोगैमस वर्ड यूज होता है ना, शब्द यूज होता है। क्लिस्टोगैमस टाइप फ्लावर है ना, तितली आकार, तितली के आकार का फूल है, ठीक है, ये फूल होता है। तो इस फूल के अंदर स्वपरागन बंद टाइप है, तो इसमें स्वपरागन आराम से हो जाता है। क्या होता है, स्वपरागन आराम से हो जाता है। अब परपरागन में मेंडल ने क्या किया, देखो समझना, तो आपको सिंपल से इस फूल को नहीं एक दूसरा फूल बना के बताता हूँ। देखो फूल के जो फीमेल वाला भाग होता है उसके ऊपर होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। फिर ये जो डंडी नुमा जो स्ट्रक्चर होता है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं वर्तिका। और इस वर्तिका के पास नीचे जो ये होता है इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। इस अंडाशय के पास से जो तंतु निकले हुए होते हैं, इसके पास से क्या निकलते हैं, तंतु, और इस तंतु के ऊपर लगे हुए होते हैं परागकोश। क्या लगे होते हैं, ये तंतु, ये डंडी नुमा है, इसे तंतु, और इसके ऊपर जो लगे हुए ये परागकोश है ना। इस परागकोश के अंदर ही रहते हैं परागकण। क्या रहते हैं, परागकण, ठीक है। जब ये परागकण मैच्योर हो जाएंगे तो इस स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएंगे, और इस स्टिग्मा के ऊपर यहाँ, या इसको वर्तिकाग्र क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। और कहीं कहीं पर आपको स्टिग्मा लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, कौन सी माँ है, स्टिग्मा, कौन सी माँ है ये, स्टिग्मा वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, जब परागकण इसके ऊपर गिरेंगे तब जो है, जब परागकण गिरेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तब ये वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। और मेल और फीमेल गैमेट्स यानी कि नर और मादा युग्मकों का संयोजन ही तो क्या है, फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है। लेकिन उससे पहले पोलिनेशन, परागन, परागन का मतलब जो परागकण, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, या परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होना ही परागण कहलाता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना ही परागण कहलाता है, ठीक है। तो अब उसी फूल के परागकण स्थानांतरित हो रहे हैं तो कह देंगे स्वपरागन। और अगर उस फूल के परागकण नहीं, किसी और दूसरे पादप के फूल के परागकण, दूसरा पादप है तो मटर का ही, पर दूसरे पादप के परागकण आया, स्थानांतरित होकर वर्तिकाग्र पर आ रहे हैं, तो इसे बोलेंगे परपरागन या क्रॉस। क्या बोलेंगे, परपरागन या क्रॉस। तो हमने क्या किया, स्वपरागन तो फूल में हो रहा, अपना आप होने दिया। और जब हमें परपरागन कराना था, तो जब हमें परपरागन कराना, तो हम देखो एक अलग पेन लेकर बता रहे हैं, हम कलर चेंज कर लेते थोड़ा सा। जब हमें परपरागन दिखाना था तो हमने क्या किया, परपरागन करना है तो इनको मैच्योर होने से पहले ही इन सब को कट कर दिया। क्या कर दिया, मैच्योर होने से पहले ही ये जितने भी परागकोश थे इनको कट कर दिया। क्यों, बिना मैच्योर हुए तो परागन होगा नहीं, तो मैच्योर होने से पहले ही इन सबको कट कर दिया। देखो ये कैंची से कट कर रहे हैं, देखो
अगर आप ध्यान से देखो, ये कैंची से कट कर रहे हैं ना, तो इन परागकणों को, परागकोशों को मैच्योर होने से पहले काट के हटा दिया। अब हटाने के बाद हम क्या करेंगे, कोई गलती से दूसरा परागकण आकर हमारी इस वर्तिकाग्र पर ना गिर जाए। भाई ये जो परागकणों को हम काट के हटा रहे हैं ना, इसके लिए एक शब्द यूज होता है विपुंसन। ये देखो नीचे लिखा है, अंग्रेजी में बोलते हैं मास्कुलेशन, हिंदी में बोलते हैं विपुंसन। क्या बोलते हैं? विपुंसन। परागकणों को हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकणों को पुष्प से, एक पुष्प, द्विलिंगी पुष्प से परागकणों को हटाना, कृत्रिम रूप से हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। ठीक है। अब इस फूल के अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्त्री केसर ही है। पुंकेसर तो हमने हटा दिया, अब स्त्री केसर ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको पॉलिथीन के बैग से बांध देंगे। ये देखो, ये पॉलिथीन बैग के बांध दिए। पॉलिथीन के बैग से इसलिए बांध देंगे तो गलती से किसी और का परागकण हवा में उड़ते हुए इस वर्तिकाग्र पर आकर ना गिर जाए। हमें जिस परागकण को गिराना है उसी को गिराएंगे, तो किसी और ऐसे पुष्प का जो हमें नहीं चाहता, अवांछित पुष्प का परागकण गलती से भी इसके ऊपर ना गिर जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक पॉलिथीन की थैली बांध देंगे। इसको बोलेंगे बैगिंग, थैलीकरण। क्या बोलेंगे? थैलीकरण वर्ड यहाँ पर यूज हो जाएगा, शब्द यूज हो जाएगा। जो पॉलिथीन की थैली बांधी ना, इसके लिए वर्ड यूज हो जाएगा थैलीकरण। अंग्रेजी में बोलेंगे बैगिंग, हिंदी में बोलेंगे थैलीकरण। आजकल जो है ना, कुछ क्वेश्चन देखिए बैगिंग क्या है लिखा हुआ ऐसा आ जाता है, तो आपको बैगिंग और थैलीकरण दोनों शब्द याद करना है। इमास्कुलेशन और विपुंसन ये शब्द दोनों आपको याद करना है। इमास्कुलेशन सीधा सीधा लिखा हुआ आ जाता है, हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, स्पेलिंग नहीं, हिंदी का इमास्कुलेशन लिख देगा, बैगिंग लिख देगा। फिर क्या करोगे आप लोग, है ना? तो फिर हमने थैली बांध दी। अब थैली बांध दी, जब हमारी वर्तिकाग्र मैच्योर हो जाएगी, जब हमारी वर्तिकाग्र मैच्योर हो जाएगी, तो हम उस पुष्प को ढूंढेंगे, जो हमें उस पुष्प को देखेंगे जिस पुष्प से हमें इसका क्रॉस करवाना है। हम उस पुष्प को देखेंगे जिससे हमें इसका क्रॉस करवाना है। तो वर्तिकाग्र मैच्योर हो गई। अब जिस पादप के साथ इसका क्रॉस कराना है, उस पुष्प के परागकण देखो, अब उस पुष्प के परागकण, ये देखो, इस ब्रश से उस पुष्प के परागकण ब्रश के ऊपर लगाए, और यहाँ से इस पुष्प का परागकण ले रहे हैं, इस पुष्प के परागकण लिए, और इस पुष्प के परागकण जो है इसके ऊपर देखो ये ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके ऊपर ट्रांसफर। हमने भाई दूसरे पुष्प के अंदर तो परागकोश है, जो मैच्योर हुआ उस पर ब्रश लिया, उसको ऊपर ऐसे ब्रश लगाएंगे। जब ब्रश लगाएंगे तो जो ही अपन ऐसे ब्रश लगाएंगे ना, तो ब्रश लगाने पर जो परागकण होंगे उस ब्रश के अंदर आ जाएंगे। फिर लेके उसको उस स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा के ऊपर जाके झटके कैसे परागकण ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे? परागकण ट्रांसफर कर देंगे उस स्टिग्मा के ऊपर। तो इस प्रकार हमें जो वांछित पुष्प पादप, जिस पादपों के साथ क्रॉस करवाना है, जिसके साथ पर परागण करवाना है वांछित पादपों के साथ, उसके साथ पर परागण हो जाएगा। ठीक है, पर परागण हो जाएगा। अब जो बीज आए हैं, अब उस बीज है, उस बीज को जब अंकुरित करेंगे, तो जो वापस से जो पादप बनेंगे, उस पादप को बोलेंगे F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे? F1 पीढ़ी। बोलो, समझ में आया क्या किस प्रकार से मेंडल ने करवाया ये सारा काम? ये समझ में आया क्या? मेंडल ने जो काम कराया वो समझ में आया क्या? अरे आया, नहीं आया हो तो कमेंट कर देना, आया हो तो भी कमेंट कर दो कमेंट, क्या आपको समझ में आ गया? और नहीं आया तो अब भी कर दो कमेंट। आपका कमेंट मैं ही पढ़ पाऊंगा, टेंशन मत लो। मैंने बंद कर रखा है नीचे, हर कोई आपका कमेंट नहीं पढ़ेगा। आपका कमेंट जब तक मैं ओके नहीं करता, तब तक आपका कमेंट तो सबके सामने नहीं आने वाला। ओके ना? इसलिए आप इजीली फ्री माइंड से कमेंट करो, आपको मैं उसको रोक दूंगा कमेंट, है ना? आपको ये मत सोचना कि सर अगर हम सर से कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो हमारे फ्रेंड क्या कहेंगे, इसको ये भी नहीं आता। टेंशन नहीं, मैंने कमेंट होल्ड कर रखा है ना, ताकि वो सिर्फ मैं ही देखूँ और आप ही देखो। आपके कमेंट आप और मेरे अलावा तीसरा कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट कर दो। अब सुनो, ये पूरी विधि तो है, पूरी विधि तो आ गई आपके सामने, पूरी विधि आपके सामने है। इस विधि से मेंडल ने अपना संकरण वाला प्रयोग किया। बोलो आया यार समझ में? चलो अब आगे समझो। इस विधि से किया। अब देखो, इस विधि को जो है ना हमने नोट्स के फॉर्म में दिया है आपको। ये रहा संकरण तकनीकी। मटर पर प्रयोग के लिए मेंडल द्वारा निम्नलिखित संकरण तकनीकी अपनाई गई। मटर को प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। स्वपरागण को रोकने के लिए उसके मादा जनक पौधे के पुष्पों में से वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पूर्व पुंकेसरों को हटा दिया, और पुंकेसरों को हटाने की इस क्रिया को विपुंसन या इमास्कुलेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? समझ लिया हमने अभी तो, है ना? पर परागण के लिए मादा जनक के परिपक्व वर्तिकाग्र पर नर जनक के परागण छिड़के गए। वांछित नर जनक के, यहाँ पर आप लिख देना, वांछित नर जनक के परागण छिड़के गए, और पर परागत पुष्पों पर अन्य परागणों से बचाने के लिए थैलियां बांध दी गई। और पर परागण के बाद कोई और परागण आकर नहीं गिर जाए, उससे बचाने के लिए फिर हमने थैलियां बांध दी। तो ये आपके लिए नोट्स के फॉर्म में भी लिया है, ताकि आप लोगों को चाहिए नोट्स। अब उसके बाद इन पादपों से प्राप्त बीजों को मेंडल ने अलग अलग रखकर इनमें प्राप्त पौधे के तने, पुष्प, फली आदि के गुणों का अध्ययन किया।
बीजों को अलग अलग रखे, फिर उसमें से इनके सारे जो 7 जोड़ी लक्षण लिए थे उन सबका स्टडी किया मेंडल ने, सबका अध्ययन किया। जनकों के रूप में उपयोग किए गए पादपों को जनकीय पीढ़ी का, जिनको जनकों के रूप में उपयोग किया उनको बोला ये तो जनकीय पीढ़ी है, और जो उसके वापस जनक पौधे के संकरण से प्राप्त संतति पीढ़ी जो पहले पीढ़ी है उसको प्रथम पीढ़ी या F1 जनरेशन बोला, प्रथम पीढ़ी बोला। और प्रथम पीढ़ी को जब वापस उनको उगाया, प्रथम पीढ़ी से जो सीड बने, जो बीज बने, भाई F1 पहले तो संकरण से जो बीज बने उनको उगाया, जो आया प्रथम पीढ़ी, अब उनके ऊपर भी तो फल लगेंगे वापस, उनमें पर परागण नहीं करवा रहे, उनमें स्वपरागण होने देते हैं। और जब स्वपरागण से जब वहां वापस बीज बनेंगे और उसमें उनको वापस अंकुरित करेंगे, तो उससे अब जो हमें पीढ़ी मिल रही है ना, अब उसको हम क्या बोलेंगे, अब उसको हम बोलेंगे F2 पीढ़ी। अभी समझेंगे डिटेल में, अभी तो ये तो खाली आपको लिखने के लिए लाया हूँ, इस चीज को भी डिटेल में समझने वाले हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है। तो मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए मटर के लंबे तथा बोने पौधों को संकरण कराया। सब मेंडल ने, हमारे जो कोर्स में ना लंबे और बोने पौधों के बीच में संकरण है, तो मेंडल ने अपने वंशानुगत अध्ययन के लिए क्या किया, मेंडल के लंबे और बोने पौधों के बीच में संकरण कराया, और लंबों के लिए कैपिटल टी, बोनों के लिए स्मॉल टी लगा। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने F1 पीढ़ी और F1 पीढ़ी को उगाकर वापस स्वपरागण करके F2 पीढ़ी मेंडल ने प्राप्त किया। अब समझना, मैं आपको समझाता हूँ। अगर ऐसा संकरण जिसमें युग्म विकल्पी लक्षण एक जोड़ी विप्रासी लक्षणों को प्रयोग में लिया जाए, ऐसा संकरण जिसमें युग्म विकल्पी लक्षण या एक जोड़ी विप्रासी लक्षणों को प्रयोग में लिया जाए तो एकल संकर संकरण, और 2 जोड़ी को लिया जाए तो द्विसंकर संकरण। बोला आया क्या समझ में? एक लक्षण को प्रयोग में ले जाए एकल संकर संकरण, 2 लक्षणों को प्रयोग में ले द्विसंकर संकरण। ठीक है, चलो समझो इस चीज को, समझना, मैं समझाता हूँ आपको बहुत आसान मेथड से। देखो मेंडल ने क्या किया कि एक तो लिया था लंबा पौधा, कैपिटल टी लंबा पादप, दूसरा लेता है स्मॉल टी, ठीक है, बोना, ठीक है समझना। तो जो सबसे पहले हम जिनको जनकीय पीढ़ी के रूप में ले रहे हैं, तो ये जनक हुए ना, तो ये जनकीय पीढ़ी, जिनको जनक के रूप में ले रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, जनकीय पीढ़ी या जनक। तो ये जनक हमारे लिए क्या है, जनक या पेरेंट्स को पी से लिखते हैं, इसको लिख देंगे पी फर्स्ट, या तो जनक फर्स्ट लिख दो या पी फर्स्ट, क्योंकि पेरेंट्स का शॉर्ट जो स्पेलिंग होती है पी से स्टार्ट होती है, इसलिए इसको P1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, P1। आप लिख सकते हो, एग्जाम इसको कोई रॉन्ग नहीं कर सकता, P1 लिख देना चलेगा, ठीक है। फिर इनके बीच में देखो, जब भी युग्मक बनते हैं, आपको पता है ना, युग्मक बनेंगे, और युग्मक बनने में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। अरे अब तो आपको पता होगा ना अर्धसूत्री विभाजन होता क्या है ना, अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका में आधी रह जाए, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र पुत्री कोशिका में और मातृ कोशिका में समान रहे तो समसूत्री विभाजन। और अगर पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या से आधी हो जाए तो अर्धसूत्री विभाजन। युग्मक निर्माण में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होगा और बाकी सारी जगह पर हमेशा समसूत्री विभाजन होगा, है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। युग्मक निर्माण में हमेशा अर्धसूत्री विभाजन। और देखो तुम्हारे प्रैक्टिकल में है ये, है ना, प्रैक्टिकल में आप दोबारा पढ़ोगे, युग्मक निर्माण जहां भी हो रहा है अर्धसूत्री विभाजन, और युग्मकों के निर्माण के अलावा बाकी सब जगह पर समसूत्री विभाजन। तो यह युग्मकों के निर्माण से इसमें जितने भी बनेंगे, क्या बनेंगे, जितने भी युग्मक बनेंगे सब में कैपिटल टी लक्षण ही जाएगा, इससे जितने भी युग्मक बनेंगे सब में स्मॉल टी ही जाएगा। चलो हमने क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराने की टेक्निक हम समझ चुके हैं अभी, मास्कुलेशन विभूषण सब, है ना। तो जब ये दोनों क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास आएगी कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। बोला आया क्या समझ में? ये हमारी ये जो युग्मक बने ना, युग्मक, इसको बोलते हैं, युग्मक को अंग्रेजी में बोलते हैं गैमेट्स, तो इसको बोलते हैं जीवन। क्या बोलते हैं, गैमेट की स्पेलिंग होती है जी से स्टार्ट होती है, तो इसको बोलेंगे जीवन, है ना। एक्चुअली गैमेट्स, अंग्रेजी में युग्मक को क्या बोलते हैं, गैमेट, ठीक है ना, युग्मक, हिंदी में बोलते हैं युग्मक। या तो इसको युग्मक फर्स्ट लिख दो, या गैमेट का जीव आता है तो जीव 1 भी लिख सकते हैं। और जो ये हमारे पास आई है इसको बोलते हैं, ये हमारी फर्स्ट पीढ़ी, इसको बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी। क्या बोलेंगे, F1 पीढ़ी। और ये कैसी हैं F1 पीढ़ी, सारे कैसे हुए, देखो कैपिटल टी आया तो मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, लंबे पादप है, सारे के सारे कैसे हैं, लंबे पादप है, सारे के सारे लंबे पादप है। और हाँ, इसके अंदर देखो दोनों लक्षण आ रहे, लंबा बोनापना को, इसलिए इसको बोलेंगे संकर। यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, संकर क्या है? हाइब्रिड अंग्रेजी में बोलते हैं हाइब्रिड, हिंदी में बोलते हैं संकर। बताओ क्या है? सुनना, संकर या हाइब्रिड का मतलब होता है 2 अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज
इन नेचुरल कंडीशन, प्राकृतिक रूप से दो अलग अलग जातियों के बीच में सहयोग वही संकर है, और उनसे उत्पन्न जीव को संकर जीव बोलते हैं। भाई एक घोड़े की जाति है, एक गधों की जाति है, तो घोड़े की जाति, घोड़े और गधे की जाति के बीच में, जो गधे की जाति के फीमेल और मेल के बीच में अगर फीमेल करा, घोड़े के मेल और गधे के फीमेल के बीच में या वाइस वर्सा करवाएं, तो जो हमारे पास जो प्रोजनी आएगी, जो बच्चे आएंगे वो क्या हो जाएंगे? भाई खच्चर आता है ना मेल ना फीमेल, है ना, तो खच्चर। तो जब दो अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस करवाते हैं ना, तो उसके लिए संकर वर्ड यूज करते हैं। लेकिन आप प्राकृतिक, है ना, कंडीशन में जब भी दो अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस हो जाए प्राकृतिक कंडीशन में, तो वहां पर संकर शब्द यूज करते हैं। पर यहाँ कहाँ अलग अलग जाति है भाई? ये भी पाइसम सटाइवम है, ये भी पाइसम सटाइवम है। जो लंबा पादप है वो भी पाइसम सटाइवम का है, जो बोना पादप है वो भी पाइसम सटाइवम का है। तो फिर संकर शब्द यूज क्यों किया भाई? संकर का मतलब है दो अलग अलग जातियों के बीच में क्रॉस होना। यहाँ तो दोनों ही एक ही जाति, ये भी पाइसम सटाइवम है, ये भी पाइसम सटाइवम है, दोनों ही एक ही जाति के पादपों के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं, बस ये लंबा है ये बोना है, इतना सा अंतर है। फिर यहाँ पे संकर शब्द यूज क्यों किया? संकरण मतलब फ्यूजन, जुड़ना, मेल और फीमेल गैमेट का, मेल और नर व मादा युग्मकों का जुड़ना। पर संकर का मतलब क्या है? संकरण का मतलब तो वो हो गया, फ्यूजन हो गया, जुड़ना हो गया, फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट्स या नर व मादा युग्मकों का जुड़ना, ये तो हो गया संकरण। लेकिन संकर क्यों लिया, हाइब्रिड वर्ड यूज क्यों लिया? इसलिए यूज लिया सुनना। देखो प्राकृतिक कंडीशन में वो परिभाषा सही है, लेकिन हम आर्टिफिशियल या हम हमारी लैब के अंदर कृत्रिम रूप से अगर हम एक ही जाति के दो पादपों के बीच में क्रॉस करवाए, दो अलग अलग लक्षणों वाले पादपों के बीच में क्रॉस कर, लैब में हम वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक ही जाति के दो अलग अलग लक्षणों वाले पादपों में कृत्रिम रूप से अगर क्रॉस करवाए, तो वहां पर संकर शब्द यूज होता है। बात समझ में आ रही क्या? वहां पर संकर शब्द यूज होता है। तो यहां पर संकर शब्द यूज क्यों हुआ, बोलो समझ में आया क्या? अरे आए क्या अब संकर शब्द? क्योंकि मेंडल ने क्या किया था, पाइसम सेटम पाइसम सेटम, ये लंबा है ये बोना है, इन दोनों के लक्षणों के लैब में जब क्रॉस, मतलब खुद ही अपने आर्टिफिशियल रूप से क्रॉस करवा रहे ना, इसलिए संकर शब्द यूज हुआ। अगर ये नेचुरली होता, प्राकृतिक रूप से क्रॉस हुआ होता, तब यहाँ पर संकर शब्द यूज नहीं होता। भाई तुम 12th में हो, 12वीं वालों को इतना पता होना चाहिए, ये जरूरी है संकर शब्द का मतलब। तो एक एकल संकर संकरण, एकल क्यों? क्योंकि एक ही जीन को ध्यान में रख रहे हैं, एक ही लक्षण को ध्यान रख रहे हैं। संकर मतलब उनके बीच में क्रॉस हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हम करा रहे हैं क्रॉस कृत्रिम रूप से, और संकरण मतलब मेल और फीमेल नर व मादा युग्मकों का मिलन हो रहा है, तो एकल संकर संकरण ये नाम है, ठीक है। और जो अब हमारे पास तो F1 पीढ़ी के अंदर सारे पौधे कैसे मिले, सारे सारे लंबे पौधे मिले। अब F2 पीढ़ी के लिए अब इसमें आगे स्वपरागन होने दिया, आगे क्या होने दिया, स्वपरागन करा रहे हैं। आगे हम इसमें क्या करा रहे हैं, स्वपरागन, आगे कराएंगे स्वपरागन। अब इनमें स्वपरागन कराएंगे तो देखो नर पादप में, हाँ यहाँ पर आप चाहो तो इस लंबे वाले को नर ले सकते हो और बोने वाले को फीमेल ले सकते हो, मादा ले सकते हो, है ना। देखो साइंस में हम जो है ना, इसका मतलब तो होता मेल, और जो ये सिंबल कहीं दिखे इसका मतलब होता फीमेल मादा, है ना। तो ये साइंस का हम फीमेल और फीमेल या नर व मादा ऐसा लिखते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। तो ठीक है, तो अब इसमें देखो और हाँ, आपने लंबा वाले को नर लिया या लंबे वाले को मादा लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिजल्ट वो का वो आना है। तो आपको जिसको मर्जी हो उसको नर मान लो, जिसको मर्जी हो उसको मादा मान लो। ये है कि हाँ, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है उसको नर मानते हैं, जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको मादा लिखते हैं। नॉर्मली लिखा हुआ जैसे चलता आ रहा है वैसे आप भी चलाना चाहो तब भी रिजल्ट वही आना है। आप वाइस वर्सा अपोजिट कर दो तब भी रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आना है ना। तो हाँ, किसी एक को नर लिखना है तो यहाँ पर ले लो, इसको हम एक को लिख देते हैं हम नर, ये लिख देते हैं मेल नर, और ये दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको लिख देते हैं फीमेल, ठीक है। एक को मेल और दूसरे को फीमेल लिख दिया। अब देखो इसमें फिर अब सूत्र विभाजन होगा, दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे जो है इसको पुनेट स्क्वायर मेथड से या चेकरबोर्ड विधि से सॉल्व करते हैं। युग्मक तो बन गए। तो देखो नर के युग्मक दोनों हम इसमें इस साइड में ऊपर की साइड लिख देंगे, मादा के युग्मक इधर लिख देंगे नीचे की साइड। तो नर का युग्मक कौन सा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मादा के युग्मक भी कौन सा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो इस चेकर बोर्ड में समझना, आपने देखा एक टी यहाँ साइड में लिखा, एक टी ऊपर लिखा, एक टी इसमें लिखा। तो इन दोनों के बीच में गुणे का निशान और इन दोनों के बीच में भी गुणा का निशान है। जब कैपिटल टी और कैपिटल टी के बीच में गुणा होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे कैपिटल टी, और जब कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में गुणा होगा तब भी तो ऐसे लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। बोला आएगा समझ में, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अब देखो हम क्या करेंगे, ये वाला पहला वाला कैपिटल टी है ना, आपको पता है अगर ये कैपिटल टी जो है
कैपिटल टी से भी फ्यूज हो सकता है, स्मॉल टी से भी फ्यूज हो सकता है। अगर ये कैपिटल टी से फ्यूज होता है हमारे पास बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल टी, अगर स्मॉल टी से फ्यूज होगा तो हमारे पास बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। अब स्मॉल टी वाले की बात है, अगर ये स्मॉल टी कैपिटल टी से फ्यूज होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर स्मॉल टी से फ्यूज होता है स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर ये दोनों कैपिटल टी मतलब पादप कैसा है, लंबा है, कैसा है, लंबा। और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो संकर लंबा, कैसा है, कैसा है रे, संकर लंबा, ठीक है। और ये भी संकर लंबा, और ये बोना, शुद्ध बोना, एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बोना और दो संकर लंबा। तो यहाँ पर हमारे पास जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप दोनों आ रहे हैं। देखो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, आप ध्यान से देखो तो लंबा कितना दिख रहा है, लंबे कितने हैं, लंबे कितने पादप हैं, 3, और बोना कितना है, 1 दिख रहे ना, बोना 1, ठीक है। और अगर जीन प्ररूप देखे, जीन देखे अगर हम लोग इसके यहाँ ऊपर देखते हैं, आपको दिखेगा नहीं, जीन देखें तो कैसे दिख रहा है, 1 तो है कैपिटल टी, 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 है वापस स्मॉल टी। अब इसको समझते हैं आगे, आप देखो ध्यान से समझना, इसको आप हम लोग आगे समझते हैं। एक शब्द होता है जीनोटाइप या जीन प्ररूप या जीनी संरचना, पादपों की जीनी संरचना, है ना। और दूसरा होता है फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप। लक्षण मतलब जो बाह्य आकृति जो हमें दिखाई दे रही है, लक्षण जो बाह्य आकृति, जीनी प्ररूप यानी कि जीन की संरचना है। मैं आप लोगों के लिए देखो नोट्स के फॉर्म में लिख के लाया हूं ताकि आप इसे इजीली नोट्स के फॉर्म में लिख सको। तो कॉपी पेन लेके साथ साथ में लिखना भी है, ठीक है, कॉपी पेन लेके लिखना भी है। देखो जीन प्ररूप किसी भी सजीव की, देखो आप ये मत सोचना सर आप लिखने का टाइम कहाँ दे रहे हो, आप तो बोलते जा रहे हो रेगुलर। अरे भाई वीडियो को पोस्ट कर ले, जो है ना यूट्यूब पे सिस्टम है, पोस्ट कर ले और देख फिर देखते लिखना स्टार्ट कर, उसके बाद वापस उसको रन कर ले, है ना। तो इस प्रकार आप इसको वीडियो को होल्ड कर करके लिख सकते हो और वापस रन करके आगे का पढ़ सकते हो, है ना। और अगर आपको लगेगा नहीं मैं बहुत ज़्यादा स्पीड मेरी तेज है बोलने की, तो आपके यूट्यूब पे ऑप्शन दे रखा है मेरी स्पीड जो है ना थोड़ा सा उसको वीडियो को स्लो करने की, आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है ना। और आप चाहे नहीं सर आप तो फटाफट बोलो हमें रिवाइज करना है, जब रिवीजन करना है तो यूट्यूब से आप अपनी जो मेरे बोलने की स्पीड जो है ना और भी तेज कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब के ऊपर दे रखा है, तब उस यूट्यूब के वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जीनी प्ररूप मतलब जीनी संरचना है। तो जीन प्ररूप किसी भी सजीव का जीनी संरचना युग्म युगलियों का संयोजन या आनुवंशिक कारकों के संयोजन को जीन प्ररूप कहते हैं। अभी हमने देखा ना, तो देखो हमारे पास क्या क्या जीन प्ररूप मिले इसमें हमें, एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी जीनी संरचना है, और स्मॉल टी 3 प्रकार की जीनी संरचना मिली, है ना। तो कैपिटल टी वाला हमें कितना मिला, 1, कैपिटल टी वाला हमें कितना मिला, 1 मिला ना। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितने मिले, 2, स्मॉल टी वाला मिला 1। यानी कि अगर जीन प्ररूप देखे हमारे पास, तो जीन प्ररूप हमारे पास कितना आया, 1 2 1, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस एकल संकर संकरण का जीन प्ररूप ही आया। जीन प्ररूप आनुवांशिकता का कुल योग या आनुवांशिक का संगठन होता है, और जीनोटाइप विरासत में मिलता है जबकि फिनोटाइप नहीं। भाई जीन प्ररूप तो विरासत में मिलता है, जैसा माँ बाप का जीन होगा वैसे बच्चों में पहुंच जाएगा। लक्षण प्ररूप में ऐसा नहीं होता। हम कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, 10 के नहीं है कि लक्षण प्ररूप हाँ क्या होता है देखा चल गया, नहीं, डिटेल समझना हमें, क्यों हमारे डिटेल में पूछते हैं, है ना। लक्षण प्ररूप के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। लक्षण प्ररूप क्या है, वो गुणनफल है किसका, जीन प्ररूप और वातावरण का। लक्षण प्ररूप मतलब जो बाह्य आकृति जो आपको दिख रही है तो वो गुणनफल है ना। चलो लक्षण प्ररूप के ऊपर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो लक्षण प्ररूप क्या है, फिनोटाइप क्या है, जो बाहर से दिख रहा है, किसी भी सजीव की बाह्य आकार की क्या है, किसी भी सजीव की बाह्य आकार की क्या है, उसका जीनोटाइप है। किसी भी सजीव की बाह्य आकार की उसका जीनोटाइप है। एक फिनोटाइप किसी भी प्रकार की विशेषता को संदर्भित कर सकता है, भौतिक, शारीरिक, जैव रासायनिक या व्यवहारिक। बात समझ में आ रही है, फिनोटाइप बाहर वाली विशेषता है। इस प्रकार गोल बीज होने की स्थिति में एक फिनोटाइप है, और एक लाल आंख का रंग एक फिनोटाइप है, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया भी फिनोटाइप, ये एग्जाम्पल है, हम पढ़ने वाले आएंगे इन सबको। फिनोटाइप जीनोटाइप पर निर्भर करता है, फिनोटाइप जीनोटाइप पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। फिनोटाइप कंप्लीटली जीनोटाइप पर निर्भर नहीं करता, वातावरण पर भी निर्भर करता है, लेकिन जीनोटाइप पर भी निर्भर करता है। और आगे ये पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। जीनोटाइप विरासत में नहीं मिलता, जीनोटाइप विरासत में मिलता है जबकि फिनोटाइप नहीं मिलता। बोला आया क्या समझ में। तो देखो यहाँ इस पर हमने जो एकल संकर संकरण कराया ना, यहाँ पर हमें क्या मिला वो देखना। यहाँ पर हमें लंबे कितने पादप देखने को मिले, लंबे मिले थे 3,
लंबे देखने को मिले थे 3 और बौने देखने को मिला था 1। तो यहाँ पर हमारे पास लक्षण प्रारूपों में क्या मिल गया था, लक्षण प्रारूप क्या मिला भाई यहाँ पर 3:1। ये हमारे पास लक्षण प्रारूप आ गया था। क्या आ गया था, ये हमारा लक्षण प्रारूप आ गया। बोलो आया क्या समझ में, अरे आया क्या समझ में। लक्षण प्रारूप जिन प्रारूप देख लिया। देखो यहाँ से अब जो है मेंडल के नियम देखने वाले हैं। ये मेंडल के जो नियम दिए थे ना, वंशागति के नियम, ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि जो एकल संकर संक्रमण से मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे, ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ठीक है, अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हाँ देखो, हमारे वीडियो फिर कहता बता रहा हूँ, हमारे वीडियो आने का टाइम फिक्स नहीं है ना, और डेली आए ये भी जरूरी नहीं है। तो आपको हमारा वीडियो कोर्स कंप्लीट होगा, आपका 12th बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स कराऊंगा मैं यहाँ पे यूट्यूब पे, है ना। तो अगर आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए, कब आ रहे हैं कब नहीं आ रहे हैं, टाइमिंग चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो नीचे घंटे का बटन है उस पर क्लिक करके उसको ऑल सेलेक्ट कर दो। सब्सक्राइब करने से और घंटे के बटन पे ऑल सेलेक्ट करने से जो भी हमारा लेक्चर आएगा उसको 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन देख के आप जो भी काम करें उसको रोक दो, मतलब उसको कंप्लीट कर लो और 30 मिनट बाद हमारा वीडियो देख लो, लेक्चर ले लो। और लाइव चैट में जो आपकी प्रॉब्लम है वो कमेंट कर दो, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। ठीक है, ओके, मिलते हैं।